हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों उपेंद्र सिंह की बुक की डिस्कशन को। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है डिस्कस करने के लिए वो है चेंजिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। अलग अलग समय पर जब हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने की अलग अलग स्कॉलर्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज होती हुई आई है। अब इस इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इंडियन स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट से इस इंटरप्रिटेशन को समझेंगे या फिर हमें समझना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, भारत के जो लोग थे ना दोस्तों, शुरू से ही वो इंडिया की हिस्ट्री को डिकोड करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करो, आपको ऐसे बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलेंगे कि समवन इज इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग इंडियाज पास्ट। जैसे कि रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बुद्धा के फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जब बुद्धा ने महापरिनिर्वाण अटेन करा, जब उनकी मृत्यु होती है, कि उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो कही हुई बातें हैं, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, और इंसान दुख किस बात से भोगता है, वर्ल्डली डिजायर्स या अटैचमेंट से निजात कैसे पा सकते हैं, कौन कौन सी वर्ल्डली डिजायर्स या अटैचमेंट जो है हमें अपनी ज़िंदगी का सुख भोगने नहीं देती क्योंकि हम उसमें फंसे होते हैं। ये सारी बातें कुछ ऐसे लोग जो कि जीते जी यकीन भी नहीं कर सकते थे कि हमारे अंदर हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने बुद्धिस्ट गण और संघ को ज्वाइन करा तो ये चेंजेस उन्होंने अपने आप में देखे। आप लोग जैसे हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि बुद्धिस्ट गण और संघ का पार्ट तो ऐसे राजा रानियां, महाराजा महारानियां भी थे जिनके पास एम्पायर, रथ, हाथी, घोड़े, सोना, जेवरात सब कुछ थे उनके पास। लेकिन फिर भी असली जीवन की वैल्यू को जानने के लिए जिस दिन से वो बुद्धिस्ट गण और संघ के साथ जुड़े थे, बुद्धा के शिष्य बने थे, उनकी मोनेस्ट्री को ज्वाइन करा था, उस दिन से उनके जीवन में जो भौतिक वस्तुओं को लेकर जो सुख था, मेटेरियलिस्टिक वेलबींग को लेकर जो उनका एक ओरिएंटेशन था, इंक्लिनेशन था, वो खत्म हो गया। तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आगे वाली जनरेशन को ऐसा नहीं है कि हमने जो बुद्धा से सीखा है वो उनको पता ना लग पाए। अब क्योंकि बुद्धा ने तो कोई भी चीज़ जीते जी खुद तो लिखी नहीं, सब कुछ ओरल टीचिंग्स की फॉर्मेट के अंदर था, इसलिए आयोजित होती है बुद्धा की मृत्यु के बाद अलग अलग समय पर बुद्धिस्ट काउंसिल्स। अगर आप पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ोगे तो तब तो जो बुद्धिस्ट मंक्स थे और जो नन्स थी वो तो बड़े फ्रेश थे। फ्रेश इन द सेंस के उन्होंने तो बुद्धा के साथ अपना जीवन का काफ़ी सारा अनमोल समय बिताया था। बुद्धा को उन्होंने देखा हुआ है, उनसे रूबरू हुए हुए हैं वो सारे के सारे मंक्स और नन्स, टीचिंग्स ले रखी हैं उनसे, जैसे बुद्धा का डिसाइपल आनंद। तो क्या होता है फिर, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ तो बुद्धा से रिलेटेड जो बातें हैं फिर वो भी चेंज हो गई। जैसे कुछ लोग ये बोलते थे कि सिर्फ बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो काफ़ी है बुद्धा को पूजने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको उन टीचिंग्स को मानना ही एक एनलाइटनमेंट का रास्ता है। लेकिन आगे चलकर कई लोगों ने बोला कि बुद्धा को हमें आइडल्स की फॉर्म में, मूर्ति की फॉर्म में पूजना चाहिए। और उसी डिबेट और डिस्कशन के कारण दो स्कूल्स डिवाइड हो जाते हैं, हीनायान और महायान।
तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये तो एक मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से एक एग्जांपल दे दिया। अब बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी या बुद्धा के मन में जो चलता होगा, उसको भी जब यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर कंपाइल करा गया होगा, तो वो कुछ इंटरप्रिटेशन तो चेंज हुई होगी पक्का। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से लेकर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तक भी बुद्धा के जो ओरिजिनल जो शब्द थे, जो उनके लफ्ज थे, वो भी चेंज हुए होंगे। तो हम जैसे क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें बहुत कम ऐसे एविडेंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वी आर इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग आवर ग्लोरियस पास्ट। अब एंशिएंट हिस्ट्री में तो आपने ये देखा कि बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स जो थे, बुद्धा के जो डिसाइपल्स थे, दे वर इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग इंडियाज पास्ट। मध्यकालीन भारत के अंदर आप आ जाओ, मेडिवल इंडिया के अंदर आप आ जाओ, यहां पर आप रूलर्स को देखो, सुल्तानों को देखो, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को देखो, वो एक दूसरे का इतिहास जो है वो मिटाने में लगे रहते हैं। आप पद्मावत मूवी देखो, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार देखो रणवीर सिंह के थ्रू, आपको ये पता लगेगा कि जो आमिर खुसरो, जो उसके दरबार के अंदर जो पोएट था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने पास रखा, और मैंने आपको बताया था आमिर खुसरो के बारे में एक खास बात यह कि वो दिल्ली सल्तनत के वेरियस सुल्तानों के कोर्ट में काम कर चुका था। तो उसने सबके बारे में, उनकी तारीफ में पोयम, कविता, उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। तो उसमें एक सीन आता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी आमिर खुसरो को अपने टेंट में बुलाकर ये कहता है कि खुसरो साहब, हमें पसंद नहीं आया कि आप पास्ट में भी बड़े सारे रूलर्स की, जो सुल्तानों की जो है तारीफ कर चुके हो, इसलिए हम ये सारे दस्तावेज और इतिहास के पन्ने जला रहे हैं। और वो आग लगा देता है उनको। और ऐसा रूलर्स करते थे कि जिसके बारे में एक बहुत फेमस कोई कविता लिखी हुई है, उनको डर लगता था कि इतिहास में इनकी गहरी छाप ना छूट जाए, इनका जो डीप में जो इम्प्रिंट है, इनकी आइडेंटिटी का जो इम्प्रिंट है, इनकी डीड्स का जो इम्प्रिंट है, इन्होंने जो हरकत कर रखी है, लोगों के मन में जो जगह बना रखी है, जो उनकी वाहवाही है, जो इतिहास में इतिहासकारों ने इनके बारे में पोर्ट्रे कर रखा है, हम उन इतिहासों को पूरी की पूरी तरीके से नष्ट कर दे, मिटा दें। तो चलो, ये तो एक डार्क एज का एरा माना जाता है वैसे भी, मेडिवल इंडिया का टाइम, जहां पर ऐसा बिलीव करा जाता है, और ऐसा था भी कि इट वॉज एन एरा ऑफ कन्फ्लिक्ट। लेकिन बात जब मॉडर्न इंडिया की आती है, तब भी वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिजर्विंग या नोइंग अबाउट इंडियाज पास्ट। इवन जब हम मॉडर्न इंडियन एरा के अंदर जब हम एंटर कर जाते हैं, इस बात का एहसास भारत के लोगों को, और भारत के लोगों में से कुछ ऐसे लोग जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको तब रियलाइजमेंट हुई कि भारत का इतिहास समझना क्यों आवश्यक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और वो किस लिए? अंग्रेज हमें पॉइंट टू पॉइंट जब क्रिटिसाइज करते जाते थे, और ये चीज को जब हम डिफेंड करने में असमर्थ हो गए थे, किस बात को, कि तुम तो बारबेरियन हो, तुम्हारा तो कोई इतिहास ही नहीं है, तुम्हें सारे के सारे भ्रमों ने घेरा हुआ है। भ्रमों मतलब भ्रम इन द सेंस के सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, जैसा कि मैंने आपको आवर पास 3 मॉडर्न इंडिया में 8th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि जैसे ये लोग हमें बोलते थे कि तुम बारबेरियन हो, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स ज़्यादा रखते हो, कि मंगलवार को नखून नहीं काटने हैं, थर्सडे को कोई लड़की बाल नहीं धोती है, घर पर कोई भी जब नई गाड़ी, साइकिल, स्कूटी आएगी तो नारियल फोड़ा जाएगा, नींबू मिर्ची लगाया जाएगा ट्रक के आगे, बुलक कार्ट के आगे। तो ये कहते थे कि इन सुपरस्टिशियस बिलीव्स में जो इंडियंस बिलीव करते हैं, ये पिछड़े हुए लोगों की पहचान होती है। और तब जाके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे जो कुछ क्रांतिकारी जो थे, जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स जो थे, तब उनको लगा नहीं यार, इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम इंडिया के पास्ट को जानें, और इंडिया के पास्ट के ग्लोरियस इवेंट्स और रूलर्स का इतिहास जो है वो उठाकर लाएं और अंग्रेज़ों के मुंह पर मारें। और फिर जब हम जितना डीप जाने लगे, तो एक हैपनिंग ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों की साइड से ही हो गई। कौन सी? जब वो मुल्तान से लाहौर तक की पूरी रेल पटरी बिछा रहे थे, और उन्होंने
जो हड़प्पा की ईंटें जो हैं, मोहनजोदारो की जो ईंटें हैं, उसको यूज़ कर लिया था, और तब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। फिर जब हमने एक सिस्टमेटिक रिदम में जब एक हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करा, मैं अभी ये इंडियन स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ आपको ये वाली बात, जब हमने फिर पढ़ना शुरू करा तब हमें पता लगा अशोका जैसे महान योद्धा, चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश की पैदाइश हैं। गुप्ता एम्पायर की जो प्रॉस्पेरिटी है वो उस ज़माने में क्या ब्रिटिश एम्पायर की होगी जितनी रिचनेस मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के पास थी। ऐसा सिस्टमेटिक तौर तरीका जीने का क्या होगा वर्ल्ड के अंदर कंटेम्प्रेरी टाइम में, जो हजारों साल पहले हड़प्पन्स ने ढूंढ लिया था। हमने दुनिया को यह सिखाया स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे बूस्ट करा जाए 6th सेंचुरी बीसी के अंदर। वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पैदाइश, भौतिक वस्तुओं के बिना भी खुश कैसे रहा जा सकता है, जीवन कैसे चलाया जा सकता है, और जीवन को एक फ्रूटफुल कैसे बनाया जा सकता है, उसको मीनिंगलेस नहीं होने दिया जाए। इसके लिए आध्यात्म का जो मार्ग है, इनर सेल्फ बिलीफ प्लस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपलिफ्ट करने का जो मार्ग है, ये हमने दुनिया को सिखाया थ्रू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो अब समझ गए ये इंटरप्रिटेशन वाली चीज क्या है, कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन चेंज होती हुई आई है। जो जैसा हिस्टोरियन भारत के प्राचीन इतिहास को स्टडी कर रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन वैसी दौड़ेगी। जैसे मॉडर्न इंडियन एरा आने के बावजूद भी कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे, मैं भी आपको इस टेक्स्ट के अंदर पढ़ाऊंगा, जिनको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट या फिर इंडोलॉजिस्ट। वो साउथ एशियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या पर्टिकुलरली इंडिया के इतिहास को स्टडी करते थे, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव अलग रहता था भारत की छवि को दर्शाने का। ठीक है। और जब भारत का इतिहास यूरोपियन यूनिवर्सिटीज गया, जब यूरोप के लोग हमारे बारे में पढ़ते थे, जैसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मॉडर्न इंडिया में ज़्यादातर हम लोग ब्रिटिश के बारे में ही पढ़ते रहते हैं, ऐसी जब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में भारत के इतिहास के बारे में जब पढ़ाया जाने लगा तो उनका पर्सपेक्टिव एक अलग था भारत के इतिहास को देखने के लिए। यस, जो सुपरिटी स्टेटस प्राचीन भारत के अंदर भारत का था और जब वो रिवील होने लगा, इस चीज़ को तो बाद में कोई भी डिनाई नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारत के इतिहास में बड़े सारे ऐसे ब्लॉट्स भी हैं, दाग धब्बे भी हैं, जिनको डिनाई नहीं करा जा सकता, जो भारत की छवि को कभी कभार इतिहास में बर्बाद भी करते हैं, खराब भी करते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत को ले लो, पूरा डार्क फेज था, लेकिन वो फिर हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं था, क्योंकि भारत के ओरिजिनल इस जन्मभूमि पे पैदा हुए शासक थोड़ी ना चला रहे थे भारत को उस टाइम पर। वो तो बाहर से आए हुए लोग थे जिन्होंने भारत को इन्वेड कर यहाँ पर अपनी सत्ता बिछा ली थी। फिर चाहे आप उस दिल्ली सल्तनत को बोल लो, फिर चाहे आप मुगल एम्पायर को बोल लो, ये कोई यहाँ की पैदाइश थोड़ी थे। इनके बाप दादा का इतिहास कोई भारत के इतिहास से थोड़ी ना जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे इसके अंदर, और मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन आई होप बढ़िया सा दे दिया। तो पास्ट इज गॉन, राइटर आपसे कह रहा है पास्ट इज गॉन, एंड हम लोग पास्ट में डायरेक्टली तो रिविजिट नहीं कर सकते हैं कि हम वहाँ पर जाकर किसी एक टाइम मशीन में बैठकर एक पर्टिकुलर एरा को पता लगाएं। पास्ट जो है वो हमारे सामने सिर्फ तभी रिवील हो सकता है जब हमारे पास कुछ अच्छे हिस्टोरिकल सोर्सेस हों। उन हिस्टोरिकल सोर्सेज के मिलने के बाद हिस्टोरियंस उनकी स्किलफुल इंटरप्रिटेशन करें और पास की अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन हो बाय वेरियस स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस। अब हिस्ट्री को लिखने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको कोई एक सेल्फ एविडेंट फैक्ट्स मिले। सेल्फ एविडेंट फैक्ट्स मतलब आपको कुछ चीज़ें मिली और उसके बेसिस पर, या कोई फैक्ट आपको मिले उसके बेसिस पर आपने अपना ओपिनियन बना लिया। तो हिस्टोरिकल राइटिंग जो है, या जो हिस्ट्री को लिखने का जो तरीका है, वो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कलेक्ट करा या फिर असेंबल करा सेल्फ एविडेंट फैक्ट को, जो कि पर्टिकुलर हिस्टोरियन का नज़रिया है। राइटर आपसे कह रहे हैं कि हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने का या उसकी इमेज को, किसी भी इवेंट को पोर्ट्रे करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देयर शुड बी रिगरस एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ भी जो सोर्सेज हमें मिले हैं उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले
वी शुड हैव लॉजिकल रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स, और अच्छी तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करी गई हो। जैसे अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, उसी तरीके से जो हिस्ट्री का जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, यहाँ पर भी हमें अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग स्टोरियंस और स्कॉलर्स के जो पर्सपेक्टिव है, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, जो उनका फोकस है, मेथड्स हैं, ठीक है, वो चेंज होते हुए आए। बहुत बार ऐसा भी होता है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो स्कॉलर्स होते हैं ना, ये तो हो गए पर्टिकुलर हिस्टोरियंस, इनके साथ हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है एस्कवेटर्स की। अभी तक अगर आप किसी चीज़ में हिस्ट्री में सही मानते हो, उसको चल रहे हो, किताबों में जो चीज़ सही लिखी हुई है उसके ऊपर डिपेंडेंट डिस्कशन हो रही है, वो भी चीज़ सही है, लेकिन कल को अगर नई फाइंडिंग मिल जाए हमें किसी एक धातु की, किसी एक वस्तु की, और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट्स हमें मिल जाए जिसका कार्बन डेटिंग मेथड हमें ये बताता हो कि ये तो और भी पुराना अवशेष है, ये तो तब जाकर फिर इंटरप्रिटेशन चेंज भी तो हो जाएगी। इसलिए जो हिस्ट्री का जो डोमेन है ना, वो आज भी जिंदा है। आपको लगता होगा ना सोच के ऐसा कि यार एस्केवेटर्स और हिस्टोरियंस का काम ही क्या है, हो तो गई हिस्ट्री, अभी क्यों पढ़ते हैं, ये डोमेन आज भी स्टडी क्यों, ये डोमेन आज भी एग्जिस्ट क्यों करता है, क्यों हिस्टोरियंस लगे रहते हैं स्टडी करने, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, और ज़्यादा डीप डिग इन करते हुए फैक्ट्स की तरफ या हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाते हुए अपनी नई इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं। इसलिए दुनिया भर में हिस्ट्री का डोमेन आज भी जिंदा रहता है, क्योंकि हिस्ट्री का डोमेन देखने वाले को ऐसा लगता है कि पुरानी बातों के बारे में है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अबाउट न्यू फाइंडिंग्स एंड न्यू इंटरप्रिटेशंस। तो सारी की सारी जो सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी में हम देखते हैं देयर इज अ सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम एंड पास्ट। अलग अलग सोसाइटीज़ का पास्ट और उनका जो इतिहास है वो हमें देखने को मिलता है, और हर किसी के साथ कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो एसोसिएटेड है। अगर आप एंशियंट इंडिया की प्रोमिनेंटली और पर्टिकुलरली बात करो, तो जैसे कुछ टेक्स्ट हैं लाइक एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के अंदर, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म पुराण, ये सारे जो टेक्स्ट हैं जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये हमें ना वक्त के बारे में बताते हैं, ठीक है, लेकिन कैसा वक्त इनमें मेंशन्ड है, कैसा वक्त ऐसा बताया जाता है हमें लोगों ने महसूस करा, वो है साइक्लिकल कंसेप्ट ऑफ टाइम। अब दोस्तों वक्त को स्टडी करने के लिए दो तरीके के टाइम डायमेंशंस होते हैं, एक साइक्लिकल कंसेप्ट होता है और एक लीनियर कंसेप्ट होता है टाइम को मेजर करने का, टाइम को स्टडी करने का। अब साइक्लिकल कंसेप्ट क्या होता है, देखो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, अगर मैं इसको यहां बनाऊं, ये एक साइकिल है, यानी कि जो टाइम अगर यहां पर शुरू हुआ है 1 पर, वो 2 पर जाएगा, वो 3 पर जाएगा, वो 4 पर जाएगा, लेकिन 1 पर दोबारा वापस आएगा। अब जैसे मैंने आपको 4 युग के बारे में बताया था, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग या फिर काली युग। ये चारों युग मिलकर बनते हैं क्या, एक महायुग। ये हो गया साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम। तो साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम में बेसिकली क्या होता है, अगर जैसे ये तो हो गया दोस्तों
एक एपिक्स के हिसाब से, पुराण के हिसाब से इंटरप्रिटेशन हो गई। अगर आपको ये जानना है कि क्या सर अगर हम इसमें नहीं मानते हैं सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अगर हम नॉन हिंदू हैं और इन हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं बिलीव करें, तो क्या ये साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम रियल के अंदर एग्जिस्ट करती है क्या? आपका एक क्वेश्चन हो सकता है मुझसे, तो मैं कहूँगा येस, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और मैं इसका प्रूफ भी आपको दे देता हूँ। देखो दोस्तों, क्या है कि अगर आप ये समझो कि कुछ दिन जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं हफ्ते, कुछ हफ्ते जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं महीने, और कुछ महीने जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एक साल। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। तो अब आप कहोगे सर ये साइक्लिकल नेचर कैसे हुआ? देखो दोस्तों, कुछ दिन मिलकर जो ये हफ्ते बना रहे हैं, और कुछ हफ्ते मिलकर महीने बना रहे हैं, महीने मिलकर ये साल बना रहे हैं, और सालों से फिर अगेन एक साल खत्म होने के बाद दोबारा वो दिन शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर बड़ी सारी कॉन्टिन्यूटीज हमें देखने को मिलती है रेगुलर नेचर की। जैसे जून जुलाई के महीनों के अंदर गर्म हवाएं, जैसे लू का चलना या गर्मी बहुत ज़्यादा होना, और वहीं पर साल ख़त्म होते होते विंटर्स का होना, और उस टाइम पर क्रिसमस का होना, मौसम में ठंडक होना, ओस का पड़ना, धुंध होना, कोहरा होना, बारिश का आना, बड़ी सारी जगह पर नदियों का जो एक तूफानी रूप है उसका चरम सीमा पर आ जाना, जिसकी वजह से वेरियस एरियाज में फ्लड आना। ये बार बार होता है हमारे देश में, बताओ, या किसी भी देश में हर साल? हाँ या ना? लगातार। आसमान में सूरज का कुछ दिनों तक छुपे रहना, गर्मियों में बहुत तेज आक्रोश के साथ सूरज निकलता है, और सर्दियों में वो धुंध से, कोहरे से ढका रहता है, जब प्रॉपर धूप भी नसीब नहीं होती है बहुत सारे कोनों में भारत के अलग अलग रीजन्स में। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ? होता है ना? ये है एक साइक्लिकल पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है साइक्लिकल पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एपिक्स और पुराण की बात चल रही थी, तो एपिक्स और पुराण हमें साइक्लिकल कंसेप्ट ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं कि 4 युग होते हैं, 4 एजेस होती हैं। कृतयुग, या फिर जिसको आप कहते हो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और कलयुग या काली युग, जो कि चारों मिलकर बनते हैं एक महायुग। इसके बारे में हम इस चैप्टर के पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन अ सेंस ऑफ लीनियर टाइम ऑल्सो एग्जिस्टेड। अब दोस्तों, लीनियर टाइम क्या होता है? लीनियर टाइम का मतलब होता है दोस्तों, जब टाइम ना एक चेन में चलता चला जाए। ठीक है, कि हम यहाँ पर ये मानते हैं कि पास्ट जो पास्ट है वो एक सिंगल डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, और दैट टू विदाउट एनी ब्रेक। कैसे? जैसे अगर आप इसको देखो, इंसान का इतिहास, पृथ्वी का इतिहास कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा, वो चलते चला गया, चलते चला गया, चलते चला गया, एक लीनियर पैटर्न में हम पहुंच गए जहां हम अभी हैं। अब ये वक्त भी चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और हम जा रहे हैं फ्यूचर की तरफ। तो इतना लंबा समय जो वक्त जो तय कर कर आया है, उसमें यस वेरियस इवेंट्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन धरती या फिर मानव का इतिहास नष्ट तो नहीं हुआ। वो पास्ट प्रेजेंट में तब्दील है आज के समय में, और हमारा प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ जा रहा है। ये होता है लीनियर टाइम की डायमेंशन। जैसे अगर आपको इसको समझना है तो मैं आपको एक टर्म बता देता हूं, जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी होता है आपकी फैमिली
या फिर एंसेस्टर्स की स्टडी, या उनके बारे में एटलीस्ट आपको नॉलेज हो या इंफॉर्मेशन हो या एटलीस्ट ज्ञान हो, आपकी खानदान की जड़ या रूट्स। तो ये भी तो एक लीनियर पैटर्न ऑफ टाइम हुआ। आपके जो फोर फादर्स फोर मदर्स थे, फैमिली का इतिहास चलते 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 आप अभी एक प्रेजेंट सर्कमस्टांस के अंदर खड़े हो कि जिसमें आपके घर में आप होंगे, आपके दादाजी होंगे, दादी होंगी, पापा हैं, मम्मी हैं, और आपका शादी का वक्त आएगा, आगे खानदान बढ़ेगा, तो यू आर ड्वेलिंग इन टू फ्यूचर। ये एक लीनियर पैटर्न ऑफ टाइम होता है। अब इसको समझना क्यों ज़रूरी है? इसको समझना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि लीनियर पैटर्न ऑफ टाइम जो है ना, वो भी अपना इम्प्रिंट छोड़ता है। जैसे साइक्लिकल नेचर तो मैंने आपको बता दिया, ये तो देखो एपिक्स के पर्सपेक्टिव से, लाइक रामायण महाभारत या पुराण के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ थोड़ी सी सेंसेबल हमें लगती है। कंटेम्प्रेरी हमने देख लिया, ये सिर्फ जोग्राफिकल इवेंट्स के हिसाब से हमें वो चीज़ ठीक लगती है। बाकी चीज़ें रिपीटेड साइक्लिकल नेचर से नहीं हो सकती हैं। अब मुझे एक बात बताना, वर्ल्ड वॉर अगर 1914 में हुआ था तो वो 1915, 16, 17 हर साल उसी महीने के अंदर होता हुआ आ रहा है क्या? बताओ, ऐसा है क्या? तो साइक्लिकल नेचर की जो स्टडी, जो हिस्ट्री होती है ना, वो हिस्ट्री एग्जिस्ट एक्चुअली में रियल में करती नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि अगर आप बहुत बड़े इवेंट को मैक्रो लेवल से देखो। जैसे आपको पता होगा, कोविड के टाइम पर लोगों ने ना एक चीज़ बोली थी कि जब भी ये जो इतिहास में ऐसे नंबर वाले जो साल होते हैं, लाइक 1820, 1920, 1720, 2020, है ना, तो यहाँ पर ये महामारी वाले साल होते हैं। लेकिन ये भी एक ना, एक कोइंसिडेंट कह लो या लक फैक्टर कह लो, आप उसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं। 100% या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हर 100 साल के अंदर जब ये 20 आ जाता है किसी भी 100 साल के बाद, तब ऐसा कोई महामारी आएगी ही आएगी। वो तो पास्ट में ऐसा हो चुका है, तो कोई भी लिंक बना दो, कोई भी ऐसी चेन बना दो, लेकिन हर साल ऐसे तो बड़े सारे घटनाक्रम होते हैं। जो एक टाइम पीरियड अपना इम्प्रिंट जो छोड़ता है और जिसका चेन जो चली आती है, वो होता है लीनियर पैटर्न ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर आपको उसको इग्नोर कर देना है, लेकिन ये जो लीनियर टाइम है, इसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये ज़्यादा लॉजिकल तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे? लीनियर पैटर्न ऑफ टाइम जो है ना, हमें पास्ट की छवि को प्रेजेंट में और फ्यूचर में लाने में मदद करता है। रियलिस्टिक एग्जांपल इसका दे देता हूं मैं आपको। मध्यकालीन भारत की तरफ अगर हम लोग बात करें, बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को मारा पानीपत के युद्ध में, तो बाबर की दी गई वैल्यूज, बाबर की दी गई परंपरा, वो हुमायूं ने भी फॉलो करी, अकबर ने भी फॉलो करी, जहांगीर ने भी फॉलो करी, शाहजहां ने भी फॉलो करी, औरंगजेब ने भी फॉलो करी। अब औरंगजेब के टाइम तक कट्टरता काफ़ी ज़्यादा थी औरंगजेब के मन में, लेकिन वो जो जीनोलॉजी थी, जो फैमिली की बेसिक वैल्यूज थी कि भारत के ऊपर हमारा एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रहना चाहिए और रिलीजियस टॉलरेंस दिखाना, सारे इंडिया के सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना। इंडिया के सब्जेक्ट्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिस्ट्री में सब्जेक्ट्स का मतलब होता है लोग, ठीक है। हिस्ट्री में जब मैं वर्ड बोलता हूँ कभी भी, या कभी भी बुक के अंदर लिखा रहता है सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है पीपल, लोग। सभी लोगों को साथ लेकर चलना, जजिया वगैरह हटाना, पिलग्रिमेज टैक्स हटाना, किसी को भी ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाना, फोर्सफुल कन्वर्जन उसकी नहीं करवाना। कुछ रूलर्स के टाइम पर ऐसा हुआ है, इनके बच्चों ने किसी ने ऐसा कुछ करा है कभी कभार, जब इन्होंने अपने जनरल कमांडर्स को, कमांडर इन चीफ को हुक्म दिया कि ऐसा कर देना, वैसा कर देना। लेकिन फिर भी बाबर की दी गई हुई वैल्यूज़, उसकी छवि हुमायूं के टाइम पर, हुमायूं की दी गई वैल्यूज़ अकबर के टाइम पर, अकबर की दी गई वैल्यूज़ जहांगीर के टाइम पर, जहांगीर की दी गई वैल्यूज़ शाहजहाँ के टाइम पर, और शाहजहाँ की वैल्यूज़ दी गई औरंगजेब के टाइम पर। ये हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। लाइक आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर आप बात करो, तो जो शुरुआती दिनों में
यहां पर जो ट्रेंड चला था, जो सिलसिला चला था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, अकबर के टाइम पर वो एक चरम सीमा के अंदर पहुंचता है जब मुगल आर्ट का कन्फ्लुएंस राजपूताना आर्ट के साथ होता है, क्योंकि जोधा के साथ शादी हो गई थी और सारे जो इन लॉज थे वो राजपूत थे और राजपूत के साथ अच्छी बॉन्डिंग एक इसकी हो गई थी। तो मुगल कोर्ट ऑफ आर्ट में हमें एक राजपूताना फ्लेवर भी देखने को मिलता है पेंटिंग्स में इनकी। ये मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये डायमेंशन कवर करवाऊंगा। वैसे पूनम दलाल दहिया के अंदर हमने इसके बारे में बात कर रखी है। और वो चीज बहादुर शाह जफर 2 तक हमें देखने को मिलती है। लास्ट मुगल एम्परर तक हमें ये पूरी की पूरी चेन देखने को मिलती है। तो ये प्रूव करता है कि कैसे लीनियर पैटर्न ऑफ टाइम जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। आई होप आप इस एनालिसिस को आप समझ गए होंगे कि राइटर यहां पर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सेंस ऑफ लीनियर टाइम ऑल्सो एग्जिस्टेड फॉर इंस्टेंस इन द यूज ऑफ एरास एंड सीक्वेंशियल अकाउंट्स ऑफ डायनेस्टीज एंड किंग्स। जो मैंने अभी आपको बाबर की बात बताई ना, बाबर से लेकर औरंगजेब और बहादुर शाह जफर टू की, तो वो एक सीक्वेंशियल अकाउंट ही है, पूरा सीक्वेंस में है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, डायनेस्टीज और अलग अलग किंग्स के बारे में। ठीक है, जैसे अगर आप सेम फैमिली को नहीं भी लेना चाहो, अगर आप डायनेस्टी को नहीं भी लेना चाहो, लेकिन अगर आप एक चेन को देखो तो एक रूलर का जो प्रभाव है वो दूसरे रूलर के ऊपर भी पड़ता है। अकबर का बचपन एक बंदे की वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, जहां पर उसको माँ बाप का अपने सुख ही नहीं मिला। पूरी जिंदगी वो अपने बाप से दूर रहा, खान बाबा के साथ पला बड़ा, मम्मी से दूर रहा वो अपनी काफी सारे सालों तक। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था पूनम दलाल दहिया के अंदर, इतना तो आप अब जानते ही होंगे कि मुगल एम्पायर जो अच्छे से चल रहा था, इसका जो ट्रेंड चल रहा था, इस ट्रेंड के अंदर एक ब्रेक भी देखने को हमें मिला था, जिसको हम लोग कहते हैं इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब ही दोस्तों ब्रेक होता है। इंटररेग्नम टर्म तब यूज करा जाता है तब इतिहास में किसी के फैमिली का ट्रेडिशन या कोई चेंज चल रही है और वहां पर सडनली डाउनफॉल देखने को मिल जाए क्योंकि किसी ने ओवरटेक कर लिया कुछ टाइम के लिए। तो ये जो इंटररेग्नम था, ये जो ब्रेक था, ये किसकी वजह से आया? शेर शाह सूरी की वजह से, जिसने लगभग 20 सालों के लिए सुर एम्पायर की स्थापना करी थी हुमायूं को युद्ध में पछाड़कर। और हुमायूं को फिर जो ईरान के जो सफाविद रूलर्स वगैरह थे उनके जाकर शरण लेनी पड़ी थी। और इसकी वजह से हमेशा से जो ईरान के जो सफाविद रूलर्स थे उनके साथ मुगल एम्पायर के रिश्ते हमेशा अच्छे रहते हैं, अनटिल अनलेस ये आगे चलकर जो नालायक औलादे हैं औरंगजेब वगैरह, जब तक ये नहीं बिगाड़ती उन रिश्तों को। सफाविद रूलर्स के साथ इनकी फैमिली थी, सफाविद जैसे हिंदुस्तान में मुगल शासन था वैसे ईरान में सफाविद शासन था। तो जो सफाविद डायनेस्टी के जो रूलर्स थे इनकी शरण में जाकर, इनके घरों में जाकर वो रहा था। और तब जाकर मुसलमानों में जैसे 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं ब्रॉड लेवल पर, है ना? कौन कौन से? शिया और सुन्नी। तब जाकर हुमायूं को कन्वर्ट भी होना पड़ा था। ठीक है, हुमायूं को कन्वर्ट होना पड़ा था सफाविद रूलर्स के कहने पर, उनकी ये शर्त थी। फिर उन्होंने अच्छे से पनाह दी। लेकिन जब शेरशाह सूरी जब भारत के अंदर था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की जितनी तारीफ हम करें उतनी कम है, जितनी तारीफ हम करें उतनी कम है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज उसने अपनाई कि सबसे पहले तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसका पूरे का पूरा टैक्टिक को अगर आप समझने की कोशिश करो तो बाबर से हुमायूं तक जो नींव है वो तो बहुत अच्छी रखी गई होगी, लेकिन वो नींव टूट गई। वो नींव टूट गई जब शेरशाह सूरी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रूलर प्रूव हुआ अगेंस्ट हुमायूं, और हुमायूं को उसने युद्ध में पछाड़ फेंका। जान से मारा नहीं था, लेकिन हुमायूं जो है वो भाग गया था। तो अब क्या होता है? अकबर जब आता है बड़ा होकर, बड़ा तो कितना ही था वो, लगभग से 9 या 11 साल का था,
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और हुमायूं का जो वफादार था खान बाबा, जिसने अकबर को बड़ा करा, उसकी इतिहास में एक तारीफ करना तो ये बनती है कि वो चाहता तो अकबर को 2 मिनट में निपटाकर मुगल एम्पायर की नींव अपने हाथों में संभाल सकता था। लेकिन शेरशाह सूरी को हराने के बाद हुमायूं जब दोबारा सत्ता में आता है, अकबर को तो प्यार ही नहीं मिल पाया ना अपने बाप का। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। 1 ही साल वो रह पाता है बस वापस लौटने के आने के बाद अकबर के पास। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है दिल्ली में। अकबर आता है, ठीक है। और जब ये अकबर जो होता है छोटा सा लड़का था। अब इसके बाद क्या होता है, अकबर जब छोटा था तो खान बाबा ने इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में शहनशाह आलम बना दिया, हिंदुस्तान की सत्ता पर बिठा दिया मुगल एम्परर बनाकर। अब अकबर की पॉलिसीज भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस वाली पॉलिसीज थी, क्योंकि जो उसको वैल्यूज़ अपने दादा परदादाओं से, अपने पिताजी से जो मिली थी, वो उसको फॉलो कर रहा था। और अकबर के बारे में अगर हम बात करें और मध्यकालीन भारत की डार्कनेस को अगर हम देखें, जितने कट्टर मुसलमान शासक यहां पर रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंदर, अकबर उन सबसे अलग था। ओनली मुगल एम्परर जो कि मूछे रखता था, मूस्टैच रखता था। और ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर मूछों का डिस्क्रिप्शन आप यहां पर क्यों बता रहे हो। अकबर का ये कहना था, अगर आप उसकी हिस्ट्री जो पढ़ोगे, कि मैं कोई भी गलत मैसेज नहीं देना चाहता कट्टरपन का, और मैं हर एक रिलीजन को एंजॉय करता हूँ। तो ये मेरी मुझे भी रखना है कि मैसेज है कि मैं जितना प्यार मुसलमानों से करता हूँ उतना ही प्यार बाकी धर्म के लोगों से, हिंदुज्म से भी करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर जो है, हाँ मैं आपको एक चीज बता रहा था तो अकबर को तो फिर नफरत करनी चाहिए हमेशा शेरशाह सूरी से। मैं तो आपको रियल चीजें ही बता रहा हूं ना, एक कहानी की फॉर्म में, जो कि रियल कहानी है। जब किसी के पिताजी किसी एक दूसरे दुश्मन की वजह से आपसे, आपके पिताजी अलग रहे हैं पूरी जिंदगी, आप उनके साथ एक लम्हा भी नहीं बिता पाए, आपको ये भी नहीं पता हो कि जब आपके पिताजी और माताजी जहाँ पर है वो जिंदा भी हैं कि नहीं है, और जब वो वापस लौट कर आए 1 साल भी आप उनके साथ अच्छी तरीके से ना बिता पाओ, तो जिस पर्सन की वजह से ये सब हुआ है, आपके दिमाग में तो आपने उसकी कब्र पहले ही खोद दी। वो तो आपके दिमाग में अच्छी जगह तो क्या, वो तो आपके दिमाग में बुरी जगह के भी काबिल नहीं है। तो अकबर को तो बहुत नफरत करनी चाहिए थी फिर शेरशाह सूरी से। लेकिन अकबर ने बहुत मेच्योरिटी दिखाई, और यही होती है एक रूलर की पहचान। अकबर ने शेरशाह सूरी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे, उनको बखूबी तरीके से लफ्ज ब लफ्ज अपने शासकों से उसको जानने के लिए कहा, पढ़ने के लिए कहा और अपनाने के लिए कहा। और शेरशाह सूरी का बिल्कुल डिट्टो एडमिनिस्ट्रेटिव रेप्लिका अकबर ने अपने मुगल एम्पायर के अंदर, जब ये शासन में बैठा, सुल्तान हिंद जब ये बना, तब इसने उसको अपनाया। अब वो चाहता तो ये फ्रस्ट्रेशन में ईगो ये दिखा सकता था कि नहीं भाई, इसके मैं कोई चीज़ अपनाऊंगा, इससे मैं अच्छी इंस्पिरेशन यहाँ पर क्या ले सकता हूँ। तो ये हमें इतिहास सिखाता है कि आप इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल, कि दुश्मनों से भी हम क्या सीख सकते हैं जिसने हमारे साथ बहुत बुरा कर रखा, क्योंकि हर दुश्मन के पास भी एक अच्छी क्वालिटी होती है। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होती तो 20 साल ऐसी थोड़ी ना रूल कर लेता, कुछ तो बात होगी भाई इसमें। अकबर ने उसकी बातों को एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के कंटेक्स्ट में अपनाया, ठीक है। तो ये है लीनियर टाइम की इंपॉर्टेंस, जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। और आई होप अब आप आज के बाद हमेशा इसको डीकोड कर पाओगे जब भी आपके सामने कभी हिस्ट्री पढ़ते वक्त ये 2 टर्म आएंगे, साइक्लिकल कंसेप्ट ऑफ टाइम और लीनियर टाइम। A historical consciousness is reflected, for example, in the king list in the Purans. पुराण के अंदर जो राजाओं की जो एक लिस्ट गिवन है, तो राइटर आपको ये बोल रहा है कि हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस उसके अंदर हमें देखने को मिलती है।
राजाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं पुराण में, इतिहास का जो आइडिया है, जो अलग अलग एपिक नैरेटिव्स हैं लाइक रामायण एंड महाभारत, अलग अलग सेंट्स और टीचर्स के जैना टेक्स्ट के अंदर जो अकाउंट्स हैं, रॉयल बायोग्राफीज़ जो हैं, जो ख़ानदान के ऊपर जो लिखी गई जो स्टोरीज़ हैं, जो कथाएं हैं, वो सब, और जीनोलॉजीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये फैमिली या फिर एंसेस्टर्स की स्टडी होती है या फिर नॉलेज होती है। एंड अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स जो कि रॉयल इंस्क्रिप्शंस के अंदर प्रिजर्व्ड है, जिसको हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ेंगे। मतलब खानदान में कुछ लोग इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाते हैं, पहले लिखवाते थे अमीर राजा वगैरह, महाराजा वगैरह, तो उसके अंदर वो अपने पॉलिटिकल डीड्स या फिर उन्होंने किसके ऊपर फतेह करी, किसको युद्ध में हराया, ये सारी बातें वहाँ पर गिवन होती थी। अगर वो उनके प्रेज में गिवन होती थी तो आप इसके लिए एक टर्म जानते ही हो, जब राजाओं की बातें किसी एक प्रेज वर्दी फॉर्म में गिवन हो, हम उसको क्या कहते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं इतिहास में हम लोग उसके लिए? प्रशस्ति, इन द प्रेज ऑफ समवन। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड है जो कि इटैलिक्स में दे रखा है। जैसे अगर आप देखोगे टेक्स्ट ना, इटैलिक्स में आपको देखने को मिल रहा है इतिहास वर्ड गिवन है। अब इतिहास आप वैसे तो छूटते ही कह दोगे कि सर इतिहास मीन्स हिस्ट्री। येस, यू आर राइट, इतिहास मीन्स हिस्ट्री, लेकिन इतिहास का हिस्ट्री एज अ डोमेन के अंदर या फिर पास्ट के अंदर कुछ और भी मतलब होता है। तो एक बार के लिए हम इतिहास के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। देखो दोस्तों, ये जो वर्ड है इतिहास, संस्कृत में तो इसका मतलब होता है हिस्ट्री। संस्कृत में तो इसका मतलब हुआ हिस्ट्री। ये वर्ड लेकिन ना ज्यादातर जो कनेक्टेड है, ये पता है कहां से कनेक्टेड है? ये तो हो गया इसका मीनिंग हो गया ना, ये तो नोमेनक्लेचर हो गया इसका कि इसका मतलब क्या है हिस्ट्री, वो तो सब जानते हैं। लेकिन इस वर्ड का जो मतलब है, जो लेना देना है, वो है हिंदुज्म के साथ कनेक्टेड। इतिहास बेसिकली हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसी कहानियां होती हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनका लेना देना है ओनली विद लैंड ऑफ इंडिया इन द पास्ट। ये एक ऐसी स्टोरीज है, ऐसी बातें हैं, ऐसी कहानियां हैं जिनका लेना देना है भारत की ज़मीन से एंशंट पास्ट में। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, हिंदू परंपरा के अनुसार दो बुक बड़ी प्रचलित मानी जाती हैं, दो बुक बड़ी प्रचलित मानी जाती है जिसको हम इतिहास की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। और वो है एक रामायण और एक महाभारत। और इतिहास की जो भी किताब होती है, जैसे रामायण महाभारत को अगर आप देख लो, तो इतिहास आर ऑलवेज, सॉरी नॉट ऑलवेज, यूजली दे आर यूजली रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिक पोएम्स। दे आर यूजली रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिक पोएम्स, यानी कि कोई माइथोलॉजिकल कहानियां चल रही हैं लेकिन वो कविताओं की फॉर्म में है। ओके। अब दोस्तों इसी के साथ एक वर्ड आता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी उसको पढ़ते हो या फिर फ्यूचर में जब इस बुक के अंदर वो वर्ड आएगा, तो मैं आपको पहले से ही एक वर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये तो आपने एक कोर तरीके से रफली सुना इतिहास वर्ड को, जो कि यहाँ पर गिवन था। एक वर्ड और होता है दोस्तों, उसका नाम होता है इतिहास पुराण। इतिहास पुराण। अब जनरली होता क्या है, चार वेदा आप जानते हो है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक रिमार्केबल चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जब भी टर्म यूज हो, इतिहास पुराण, इतिहास हाइफन पुराण, इसको दोस्तों फिफ्थ वेदा समझा जाता है। इसको समझा जाता है दिस इज फिफ्थ वेद इन हिंदुइज्म। तो इसके इतिहास पुराण में क्या क्या गिवन होता है? इतिहास पुराण में ना दोस्तों बड़े सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो गिवन होते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब मैं लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बड़े सारे टॉपिक्स को कह रहा हूँ, वो गिवन होते हैं। जैसे एक दो टॉपिक्स के मैं अगर आपको यहाँ पर नाम बताऊँ, जैसे गिवन होता है यहाँ पर कॉस्मोजेनी के बारे में,
कॉस्मोजेनी दोस्तों बेसिकली स्टडी होती है कि कैसे यूनिवर्स जो है, सोलर सिस्टम जो है, जो पृथ्वी है, उसका उत्पादन हुआ, उसका ओरिजिन हुआ। यहाँ पर बड़ी सारी जो मिथ्स होती हैं इतिहास पुराण में, जैसे एक टॉपिक हो गया कॉस्मोजेनी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज या मिथ्स के बारे में गिवन होता है। फिर जो रॉयल परिवार है, रॉयल जीनोलॉजीज जो होती हैं उसके बारे में गिवन होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जो रॉयल जीनोलॉजीज हैं, उन रॉयल जीनोलॉजीज के अंदर जब मैं आपको चाहता तो प्रॉपर सिर्फ जीनोलॉजी वर्ड दे सकता था यहाँ पर, लेकिन मैंने इसके आगे एक वर्ड यूज़ करा प्रीफिक्स के रॉयल, ठीक है। अब यहाँ पर रॉयल जीनोलॉजीज का मतलब क्या होता है? देखो, हिंदू परंपरा के अनुसार अगर आप हिंदुज़म को अगर थोड़ा सा समझोगे तो हम लोग अपने इतिहास और पुराण के अंदर, ठीक है, एक बात करते हैं कि दो प्रकार के क्षत्रिय वंश के परिवार जो हैं एग्जिस्ट करते थे, और उसी से जो पूरी की पूरी जीनोलॉजी है हिंदुज़म के अंदर वो निकली है। एक है ये जो जीनोलॉजीज है ना, प्रोमिनेंटली दो मानी जाती हैं। एक है लूनर डायनेस्टी एसोसिएटेड विद, नाम से ही पता लग रहा होगा, एसोसिएटेड विद मून। एक है सोलर डायनेस्टी एसोसिएटेड विद सन। तो दोस्तों ये जो लूनर या फिर जो सोलर डायनेस्टी है, ये ना हिंदुज़म के अंदर दो प्रकार के क्षत्रिय डायनेस्टीज हैं, दोनों क्षत्रिय हैं। एक बात याद रखना, ये दोनों जो डायनेस्टीज मानी जाती हैं, ये दोनों की दोनों वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग क्षत्रिय डायनेस्टी है, ठीक है। अब ये जो सोलर डायनेस्टी है, यहां पर परिवार को क्या कहा जाता है? जो इस जीनोलॉजी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके जो वंशज हैं हिंदू धर्म के अंदर वो सोलर डायनेस्टी के हैं, तो आप जो है, इसका मतलब आपकी जो फैमिली की जो जड़ है, इट इज सूर्यवंश। और मैंने आपको बताया था वंश को हम लोग, या जब भी हमें एन बोलना होता है तो हम उसको एम लिखते हैं, मतलब संस्कृत के अंदर है ना, इंग्लिश में हम उसको एम लिखते हैं, सूर्यवंश। और अगर आप लूनर डायनेस्टी के आपके एंसेस्टर्स हैं, आप उससे बिलोंग करते हो, तो यू विल बी लाइक, मून को हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्रमा। तो यू विल बी चंद्रवंश। यू विल बी चंद्रवंश, ओके। तो ये समझ गए कि रॉयल इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, सॉरी रॉयल इंस्क्रिप्शन कह रहा हूं, रॉयल जीनोलॉजीज क्या होती हैं, ठीक है। तो एज इज द केस विद अदर एंशिएंट कल्चर्स, जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है विच इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशनल हिस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये थोड़ा सा अलग है। राइटर आपको ये कह रहा है कि जैसे आजकल की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में जो हमें इंडिया के पास की जो रिफ्लेक्शन दी जाती है, अगर हम कॉन्शियस होकर हिस्टोरिकल इनसाइट के साथ भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करें, तो हमें एक काफ़ी डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलेगी। मतलब उसकी बड़ी सारी इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं। हमें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक लीनियर पैटर्न के अंदर बता दिया जाता है एक साफ तरीकों से कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था, ये एरा जो है इसके साथ ऐसा एसोसिएटेड है, अशोका के टाइम पे ये हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये हुआ था, अकबर के टाइम पर ये हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें मिली हैं। लेकिन इसकी भी इंटरप्रिटेशन चेंज होती ही रहती हैं। राइटर आपको ये बोल रहा है कि रियल जो वास्तविकता है, वो जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तो जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक फॉर्म में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हिस्ट्री का, स्पेशली एंशिएंट अर्ली इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने का जो डोमेन है वो बहुत डायनेमिक है। और राइटर यहाँ पर एक ये भी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे अब 15 साल बाद इन्होंने बुक लिखी, जैसे अगर आप उपेंद्र सिंह की फर्स्ट एडिशन पर जाओगे ना, बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। और यहाँ पर उपेंद्र सिंह जो राइटर हैं उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर रखा उस चीज़ को कि वो उस जमाने के हिसाब से जब उन्होंने बुक लिखी थी, वो लेटेस्ट फाइंडिंग्स थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, लेटेस्ट रिसर्च वर्क था उनका, सारी जगहों से उन्होंने पता लगाकर जो उस जमाने में जब वो पहला एडिशन आया था अपडेटेड था बिल्कुल। अब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज करी और उसको करेक्ट करा है, ये बोलते हुए
कि तब की इंटरप्रिटेशन जो सही थी, उसके बाद जब लेटेस्ट फाइंडिंग्स और लेटेस्ट रिसर्च हुई तो अब मेरी भी इंटरप्रिटेशंस और मेरी भी स्टडी या फिर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो चेंज हो गए हैं, और वो सारी बातें इन्होंने अपनी बुक के अंदर डाल रखी हैं। तो अगर आप उपेंद्र सिंह की इस बुक की अप्रोच को ही अगर आप समझ जाओ तो आपको पता लग जाएगा कि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में जो एक स्टैटिक फॉर्म में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री इतनी सिंपल भी नहीं है, वो डायनेमिक है, चेंज होती रहेगी वक्त और हालातों के अनुसार, या फिर नई नई फाइंडिंग्स और एस्केवेटेड मटेरियल्स और उसकी इंटरप्रिटेशन के अनुसार, राइट। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।